ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पार्ट है और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि संपादकीय पार्ट को, एडिटोरियल को आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुँचाते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। वैकल्पिक एजेंडे का अभाव, तो आप देखते हैं कि हमारे देश में इस समय चुनाव हो रहे हैं 18वीं लोकसभा के लिए और लोकसभा में की टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें देखने को मिलेगी। लोकसभा सदस्य का चुनाव किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर इसे 18 साल कर दी गई थी। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है कि जागरूक रहे मतदाता। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। तो सभी प्रमुख दलों के घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं। यह कहना तो कठिन है कि मतदाता इन घोषणा पत्रों को देखकर ही अपने मत का निर्धारण करेंगे, लेकिन उनमें किए गए वादों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। जहां भाजपा अपने 10 साल के कार्यों और नीतियों को आगे बढ़ाते हुए अपने चुनावी वादों को मोदी की गारंटी बता रही, वही कांग्रेस ने यह भरोसा दिलाया कि यदि वह सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना समाप्त करने के साथ जीएसटी कानून बदलने का काम करेगी। उसने विभिन्न समुदायों के पर्सनल कानून जारी रखने का वादा भी किया है। कांग्रेस का एक प्रमुख वादा एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने का भी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। उसने कर्ज माफी का भी वादा किया। उसने जातिगत जनगणना कराना और आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने का भी वचन दिया है। उसके घोषणा पत्र में ऐसे भी वादे किए गए जिन्हें रेवड़ी कहा जा रहा है। और कांग्रेस ने गरीबी खत्म करने के साथ सरकारी नौकरियों पर भी जोर देते हुए 30 लाख सरकारी पदों को भरने की बात कही है, लेकिन उसने पुरानी पेंशन योजना और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए पर चुप्पी साध ली है। और कांग्रेस के अलावा उसके सहयोगी दलों ने भी अपने घोषणा पत्रों में भाजपा की नीतियों का विरोध करते हुए लोक लुभावन वादों पर जोर दिया है। कांग्रेस के साथ खड़े डीएमके, सपा, राजद और वाम दलों के भी ऐसे वादों से इंसाफ है कि उन्होंने राज्यों की वित्तीय स्थिति की परवाह नहीं की है और भी यह देखने को तैयार नहीं है कि समृद्ध माने जाने वाले केरल, तमिलनाडु, पंजाब आदि की वित्तीय हालत खराब हो रही है। और आप देखिए इन दलों के चुनावी वादों में उन वामपंथी सोच की छाप दिख रही है जो अब एक बड़े वर्ग को आकर्षित नहीं करती है। कांग्रेस को साथी दल गरीबी हटाने, नौकरियां देने, सरकारी आर्थिक सहायता देने की बातें तो खूब कर रही है, लेकिन आप देखेंगे देश में आर्थिक समृद्धि लाने की कोई ठोस योजना उनके घोषणा पत्रों में नहीं दिखती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को घोषणा पत्रों में विरोधाभास भी दिखता है। जैसे कि माकपा परमाणु हथियार खत्म करने की बात कह रही है और उसने पीएमएलए जैसे कानून खत्म करने का वादा भी करते हुए अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की भी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम दिल्ली और पंजाब में राम राज्य की अवधारणा पर जो काम कर रहे हैं उसे देश भर में फैलाएंगे। और जिन मुद्दों पर कांग्रेस और साथी दल अपने को कटघरे में खड़ा कर पाते हैं वह भाजपा के निशाने पर हैं। उन पर भी मोदी सरकार के घेर रहे हैं मोदी सरकार को, जैसे कि भ्रष्टाचार। विपक्षी दल ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों में कटौती चाह रहे हैं। यह तब है जब ईडी की कार्रवाई का सामना करने वालों में महज 3% नेता हैं। क्या विपक्षी दल यह नहीं चाहते हैं कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो? क्या वे जांच एजेंसियों के हाथ बांध देंगे? क्या वे इसकी अनदेखी कर सकते हैं? बीते 10 साल में ईडी ने साप्रक शासन की तुलना में भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कहीं अधिक व्यापक कार्रवाई की है। विपक्षी दल चुनावी ब्रांड पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं और कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि वह इस योजना की जांच कराएगी, लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर उन अनेक कंपनियों ने उसके समेत अन्य विपक्षी दलों को चंदा क्यों दिया और जिन्हें लेकर वे भाजपा को घेर रहे हैं। विपक्षी दल जिस तरह सीए और यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और उससे यह साफ है कि वे अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी नीति नहीं छोड़ पा रहे हैं, जबकि सीए का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। यह भी अल्पसंख्यकों को डराने वाली बात है। यूसीसी से उनके अधिकार कम हो गए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों से यही झलकता है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है और सरकार का काम उद्योग धंधे चलाना है।
किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इतनी संख्या में नौकरियां कैसे देगा। शायद भी इस तथ्य से अनजान रहना चाहते हैं कि जब भी कहीं सरकारों ने उद्योग चलाने की कोशिश की है तब उनकी गुणवत्ता और सेवा में कमी आई है। ऐसे उद्योग घाटे की चपेट में आए हैं। कांग्रेस उसके सहयोगी दलों ने मोदी सरकार की आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर हासिल उपलब्धियों को तो नकारा ही है, यह देखने से भी इनकार किया है कि बीते 10 वर्षों में किस तरह देश का कद बढ़ा है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखरी है। क्या यह सामान्य बात है कि 10 वर्षों में देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, अब तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। विपक्षी दल राष्ट्रवाद के उभार और भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों के जुड़ाव के साथ इसे भी अनदेखा कर रहे हैं कि लोग अब विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर आशान्वित हैं। विपक्षी दल मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की सफलता और आर्थिक प्रगति के साथ आधारभूत ढांचे के उल्लेखनीय निर्माण का भी महत्व नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति का अपना जो खाका पेश किया है वह पहले भी कई दल पेश कर चुके हैं, सत्ता भी हासिल कर चुके हैं। सब जानते हैं कि उससे ना तो सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य हासिल किया जा सका और ना ही देश को आगे ले जा सका। विपक्षी दलों के चुनावी वादे को 1970-80 के दशक वाले उसी दौर में ले जाने वाले हैं जिसमें देश बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और मोदी सरकार ने अपनी नीतियों योजनाओं से उसे एक नई दिशा और गति दी है। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों ने भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके विपरीत विपक्षी दलों के वादे लोगों की सरकार पर निर्भरता बढ़ाने वाले हैं। एक तरफ से वे देश की प्रगति की दिशा को पलटने की कवायद करते दिख रहे हैं, इसलिए उनके चुनावी वादों को देखकर यह कहना कठिन है कि वे देश की जनता के सामने कोई ठोस वैकल्पिक एजेंडा रख सकें। अब आप देखिए, इनका नाम है संजय गुप्त, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये संजय गुप्त इनके विचार हैं, ये जो लिख रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत सारे लोग इससे असहमत होंगे, सहमत होंगे, ये अलग बात हो जाती है। वादे करने का सुनहरा अवसर चुनावी वादों की खासियत यह होती है कि ना नए वादे करते ही पुराने स्वतः पूरे हुए मान लिए जाते हैं। और आप देखते हैं कि वादे पूरा करना जरूरी थोड़ा होता है। बड़े बड़े वादे कर दीजिए, जीतेंगे तब तो पूरे करने पड़ेंगे। तो पढ़ लीजिए, एक तरह से बैंक हाउस बैंक कसा जा रहा है। ये पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले सांसदों का प्रतिशत देख लीजिए। पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले सांसदों का प्रतिशत PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के, तो पहली बार 100% और 17वीं जो पिछली थी इनमें 49% रहा है, 16वीं में 59% था। तो ये आंकड़े देख सकते हैं। ये आप देखिए मौन की शक्ति, और मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि मौन रहना सीखिए, कुछ बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इंद्रिय अनुभूत विषयों के प्रकटीकरण का माध्यम वाणी है। इसके आवेग से भावनाएं मुखरित होकर शब्दों का रूप धारण करती हैं, जबकि वाणी के आवेग पर पूर्ण नियंत्रण मौन कहलाता है, जिसमें भावों का प्रकटीकरण बाहर न होकर आभ्यंतरिक होता है। मौन भी एक भाषा है जिसमें शब्दों के बिना भी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए विद्वानों के अनुसार आचरण की भाषा मौन है। मौन वाणी का तप है जो मन एवं चित्त वृत्तियों का नियंत्रक भी है और इससे मनुष्य वाणी के दोषों से मुक्त होकर शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करता है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना की 2 प्रवृत्तियां हैं, अंतर्मुखी एवं बाह्यमुखी। ईश्वर का गुणानुवाद बाह्यमुखी साधना का अंग है, जबकि मौन अंतर्मुखी साधना का आधार है और इससे साधक जगत के प्रपंचों से मुक्त होकर एकाग्र हो जाता है। मन मस्तिष्क में सकारात्मक भाव का उदय होता है, इसलिए मौन एक निष्ठ भक्ति का अनिवार्य तथ्य है तथा साधना के पथ पर परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला साधक का अमिन्न सहचर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ही प्राणियों में गोपनीय भाव का रक्षक मौन हूँ। अति वक्तता सामाजिक बुराइयां हैं तथा शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा के क्षरण के का भी कारण है। रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव जैसे रोग भी इसी से उत्पन्न होते हैं और शांति प्रदायक होने से मौन इनका श्रेष्ठतम निदान है। लौकिक जीवन में भी मौन का अनिश्चित महत्व है, यद्यपि मौन को दैन्य और अज्ञानता के आच्छादन का कारण भी कहा जाता है, किंतु यह बौद्धिक शक्ति में वृद्धि कर चिंतन को परिशुद्ध करता है, जिससे विचारों पर नियंत्रण होता है। अतः जीवन को तनावग्रस्त करने वाले वैचारिक विदूषण के इस दौर में मौन जीवन के लिए सर्वोत्तम औषधि है। मौन के महत्व को इंगित करते हुए गांधी जी ने भी कहा कि यदि बोलना एक कला है तो मौन उससे भी बड़ी कला है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग रहता है। ये आप देखेंगे कि चुनावी चंदे पर चर्चा, यह अच्छा हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों से बात करके चुनावी चंदे की कोई नई व्यवस्था लाई जाएगी। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि यदि चंदे की कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई जाती या फिर चुनावी बॉन्ड की पुरानी योजना में वांछित परिवर्तन कर उसे नए रूप में नहीं लाया जाता तो देश की राजनीति फिर से कालेधन से संचालित होने लगेगी
और विडंबना यह है कि ना तो कोई यह बता रहा है कि क्या चुनावी बॉन्ड की खत्म की गई योजना में कुछ बदलाव कर उसे पारदर्शी बनाया जा सकता है, और ना ही यह है कि चंदे की नई पारदर्शी व्यवस्था क्या होनी चाहिए। यह तो स्वीकार नहीं है कि चंदे का लेन देन उसी तरह होने लगे जैसे चुनावी बॉन्ड योजना के तहत पहले होता था, और जिससे किसी को पता नहीं चलता था कि किसने किसको कितना पैसा दिया। यदि विपक्षी दलों को वित्त मंत्री के कथन पर आपत्ति है तो फिर उन्हें यह बताना चाहिए कि चुनावी चंदे की कोई नीर चीर व्यवस्था क्या हो सकती है। क्या यह विचित्र नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनावी बॉन्ड योजना खत्म किए जाने पर विपक्षी नेताओं समेत अन्य अनेक लोगों ने खुशी तो खूब जताई, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया है कि भविष्य के लिए चंदे के लेन देन का कौन सा तरीका उपयुक्त रहेगा, कैसे राजनीति में कालेधन के इस्तेमाल को रोका जा सकता है। कई विपक्षी नेताओं ने चुनावी बॉन्ड योजना को लूट और उगाही तो करार दिया है, लेकिन वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि आखिर जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया उन्होंने उन्हें भी क्यों दिया। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि भाजपा को मिला चंदा बुरा था और उनके दलों को मिला चंदा अच्छा था। निसंदेह कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि राजनीति का काम बिना पैसे यानी कि चंदे के चल जाएगा। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में राजनीति चंदे के पैसे से चलती है, लेकिन विकसित देशों ने उसके लेन देन की प्रतिक्रिया एक हद तक पारदर्शी बना रखी है, और इससे जनता को यह पता चलता है कि राजनीतिक दलों को कौन और कितना चंदा देता है। चुनावी बॉन्ड योजना भी इसी उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन वह इसलिए पूरा नहीं हो सकी क्योंकि इस योजना में वांछित सुधार नहीं किए गए। वास्तव में इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया है। अब इसके बाद इस पर विचार तो होना ही चाहिए कि चंदे की नई व्यवस्था कैसे बने। यह तभी संभव होगा जब सभी राजनीतिक दल इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। उन्हें यह बुनियादी बात समझना होगी कि चुनावी बॉन्ड योजना के खत्म होने पर खुशी होना भर पर्याप्त नहीं है। चंदे की कोई नई पारदर्शी व्यवस्था जितनी जल्द बने उतना ही बेहतर है। मतदान के प्रति उदासीनता, देखिए आप लोग कम वोट परसेंट डाला जा रहा है, कम लोग वोट डाल रहे हैं, इसकी परेशानियां क्या है, क्या समस्याएं हैं। तो बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 4 सीटों पर 50% से भी कम मतदान हुआ है। यानी कि आप सोचिए 100 वोट हैं अगर, तो उसमें से 50 लोगों ने वोट दिया, 50 लोग गायब रहे। क्या परेशानी है? ये चिंता का विषय भी है और होना भी चाहिए। यह मतदाताओं की उदासीनता दर्शा रहा है, जहां वे मताधिकार के प्रति सजग नहीं दिखे। 2019 में हुए चुनाव में यही मतदान प्रतिशत 53.47% था, जो इस बार बढ़कर लगभग 6% कम हो गया। इस बार लगभग 6% कम हो गया है। लोकतंत्र में जनता के मत से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सरकार चुनी जाती है। इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी हो लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत प्रदान करती है। यह आम जन का वह अधिकार है जो जिसमें शासन जनता में निहित होता है। मत की इस अधिकार से दूरी बनाना कतई ठीक नहीं है। पहले चरण में गया, नवादा और औरंगाबाद जमुई की जिन 4 सीटों पर चुनाव हुआ है वह ग्रामीण क्षेत्रों में तो मतदाता थोड़े उत्साह में दिखे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग उदासीन बने रहे। लोकतांत्रिक साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण कहीं अधिक सजग रहे हैं, जिन्होंने अपने अधिकार को समझ मत का प्रयोग किया है। ऐसे भी दृश्य रहे जहां जंगल पहाड़ लांघकर करीब 40 किलोमीटर तक की दूरी पांव पैदल ही तय की है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसे मतदाताओं की आस्था परम है, वे प्रेरणा के स्रोत हैं। 80 से 100 वर्ष तक की उम्र के बुजुर्गों ने भी तो जो उत्साह दिखाया है वह वैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो मतदान से दूर है। यह एक सकारात्मक पक्ष है। मत प्रतिशत घटने के कारण की समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, वे कौन से कारण हैं जिनके कारण लोग मतदान के लिए नहीं निकले हैं। यह सभी का समेकित प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक मतदान हो, ताकि पहले चरण में जो कमी रह गई है उसकी भरपाई की जा सके। बिहार राजनीतिक रूप से एक जागरूक प्रदेश है। यहाँ के मतदाता जागरूक रहे। गर्मी का मौसम पर इसी समय पहले भी चुनाव होते रहे, लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है। उसी उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की तैयारी अभी से कम करनी होगी, ताकि इस तरह की स्थिति नहीं रहे। और आप देखिए बिहार के बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे कौन जाए वोट डालने, छोड़िए, हमारे वोट डालने से क्या भला हो जाएगा। इस तरह की भी मानसिकता बनी हुई है लोगों की। ये परेशानी का कारण भी है। बैगनी रंग के भी हो सकते हैं एलियंस। ये आप देखिए एलियंस हरे नहीं बल्कि बैगनी हो सकते हैं। अभी तक हमें पृथ्वी के जीवन को पैमाना मानकर दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे थे, लेकिन बहुत से विज्ञानी अब यह कहने लगे हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन के रूप रंग पृथ्वी से एकदम अलग हो सकते हैं। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हरे रंग से परे पार को लौकिक जीवन की खोज का विस्तार दिया है। अमेरिका के कार्ल सागन इंस्टीट्यूट और कर्नेल यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों के शोध से पता चला है कि बैगनी जीवाणु विभिन्न परिस्थितियों में पनप सकते हैं। उनके अनुसार इस तरह के जीवाणु पृथ्वी पर पहले से ही कुछ खास जगहों पर पनप रहे हैं। एक लाल सूरज रेड ड्वार्फ उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां दे सकता है। इसका मतलब है कि मंद रोशनी वाले
लाल तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर जीवन का रूप वास्तव में बैंगनी हो सकता है। अतः सुदूर ग्रहों पर जीवन खोजने के लिए विज्ञानियों को बैंगनी रंग के चिन्हों की तलाश करनी चाहिए। नए शोध में बाहरी ग्रहों से आने वाले प्रकाश संकेतकों का राजफाश किया गया है। जिन्हें ग्रहों पर ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की आपूर्ति कम है, वहां से आने वाले प्रकाश संकेत अलग तरह के होंगे। अब तक खोजे गए कई बाहरी ग्रह इसी श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रमुख रंग संकेत हरा है। इसका श्रेय बैक्टीरिया और पौधों को जाता है, जो सूर्य के दृश्यमान प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के लिए हरे क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। लेकिन एक छोटे मंद तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह पर जीवों के पनपने की अधिक संभावना होगी, बशर्ते वे अदृश्य इंफ्रारेड प्रकाश से अपना मेटाबॉलिज्म चयापचय चला सके। इंफ्रारेड प्रकाश से ऊर्जा लेने वाले जीवाणु पृथ्वी पर कई जगहों पर मौजूद हैं। ऐसे जीवाणु खासकर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां सूरज की रोशनी प्रवेश नहीं करती है। ऐसी जगहों में दलदल या गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट जल तापीय छिद्र शामिल हैं। विज्ञानियों ने इन जीवाणुओं द्वारा परावर्तित प्रकाश के आधार पर इस बात का अंदाजा लगाया है कि दूर दराज के ग्रहों से आने वाले प्रकाश संकेत कैसे दिखेंगे। शोधकर्ताओं के मॉडल दिखाते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्थलीय ग्रह बैंगनी बैक्टीरिया के संकेत दिखा सकते हैं। हालांकि यह भी अभी अज्ञात है कि क्या किसी अन्य ग्रह पर जीवन विकसित हो सकता है और सतही जीवन की खोज में बैंगनी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिली में निर्माणाधीन एक्स ट्रम्बली लार्ज टेलीस्कोप और प्रस्तावित हैवी टेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जैसे नए टेलीस्कोप इन प्रकाश संकेतकों की खोज करने में सक्षम होंगे। चलिए, ये भी देखिए कॉलम रहते हैं, छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहती हैं। देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको बताया ना कि टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्मों से निकलते साहित्यिक संदेश। हाल ही में दुर्गेश वस मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव की फिल्म देखी अलीगढ़। दुर्गेश वस इसलिए क्योंकि इसे देखने का इरादा नहीं था, किंतु कतिपय कारणों से देख लिया है। खैर, इसकी तरह की फिल्मों से निकलने समकालीन साहित्यिक संदेश को भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। वस्तुतः इस तरह की फिल्मों में जिस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उससे साहित्य का जो नुकसान होता है, ये साथ ही सतही लेखन को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। एक खरी खरी तंज कसा जा रहा है। संडे को इसी तरह के आर्टिकल मानव स्वभाव की समझने की युक्ति। ये किताबें खरीदना हो, पढ़ना हो, किताबें पढ़ने की दिलचस्पी रखते हैं तो पढ़ सकते हैं। इजराइल युद्ध की आंखों देखी और दलितों के जीवन की आत्मा संघर्ष है, ये भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।